तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी से। अच्छा, नॉर्मली जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने देखा होगा रेस्ट चार्जेस को हम डिस्कस करते हैं। रेस्ट चार्जेस का मतलब है कि उसमें आप चार्ज को मूव नहीं करवाते, आप सिर्फ चार्ज की जो है वो रेस्ट स्टेट को कंसिडर करते हो। और नॉर्मली उसमें आपने देखा होगा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप ग्लास, सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक मटेरियल्स यानी इंसुलेटर्स यूज कर रहे होते हो। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्पेसिफिक हमारे पास जो यूज होंगे वो कंडक्टर्स यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम चार्जेस को मूव भी करवाएंगे, उनकी डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको ये मिलता है कि वहाँ पर आप इंसुलेटर्स की बात करते हो और यहाँ पर आप जो है वो कंडक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हो। और इसमें सबसे पहले अगर हम बेसिक जब चार्ज की मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो चार्ज की मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप उसको डिफाइन करो कि आप उसे डिफाइन किस तरह से करते हो। तो सबसे फर्स्ट क्वांटिटी जो यहाँ पर है वो करंट को ही अगर हम डिफाइन करें, तो करंट को आप सिंपल इस तरह से डिफाइन करोगे क्योंकि हम चार्जेस की मोशन की बात करें। और अब जाहिर सी बात है, जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं यहाँ पे फिजिक्स में, तो हम उसको टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। तो आपने ये करना है कि जितने भी चार्जेस, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस फ्लो होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपके पास क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक करंट की, क्योंकि करंट आपके पास सिर्फ फ्लो ऑफ चार्जेस बताता है। और उसको आप टाइम के साथ लिंक कर दो, तो सिंपल सी स्टेटमेंट होगी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। और रेट का वर्ड जहां भी होगा इसका मतलब टाइम से डिवाइड करें, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये सिंपल इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है और फॉर्मूला के रिस्पेक्ट से आप लिखो तो आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल, और क्यू जो है वो हम यूज करते हैं चार्ज के लिए, और टी यूज होगा यहाँ पर टाइम के लिए। तो आई जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, और क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर चार्ज को, और टी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर टाइम को। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इतना इसमें टिपिकल नहीं है। और फिर इसका एसआई यूनिट आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसआई यूनिट की बात करो तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हम एम्पियर कंसीडर करते हैं। एम्पियर कैपिटल ए, एम्पियर के लिए आप कैपिटल ए कंसीडर करोगे। और उसके बाद ये है कि इलेक्ट्रिक करंट में अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप सर्किट्स की अब बात कर रहे हो, तो जब करंट फ्लो होगा, तो आपने जिस तरह से डायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जब पुरानी मतलब टाइम में चीजें जब डिस्कवर हो रही थी, लॉस बन रहे थे, तो उस वक्त जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट तो था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर की कि चार्जेस जो होते हैं या इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से फ्लो करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज गौर से सुनना है यहाँ पर कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट कैसे उन्होंने ड्राइव किया। तो इनिशियली कॉन्सेप्ट ये था, जो मतलब हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट था। अभी हम बात करें करंट की डायरेक्शन की, क्योंकि मैग्नीट्यूड का तो कोई इतना मसला नहीं है, फॉर्मूला है हमारे पास, हम उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायरेक्शन में आपके पास ये कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन में सबसे पहले जो है वो ये ऑब्जर्वेशन ली साइंटिस्ट ने कि चार्जेस जो है वो फ्लो करते हैं पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव। या आप इसको ऐसे लिखो कि करंट जो है वो फ्लो करता है, तो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, वो ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। ठीक है। और इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था नॉन कन्वेंशनल करंट का, नॉन कन्वेंशनल करंट। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपसे डेफिनेशन पूछ लेंगे बस कि इन दोनों को आप डिफाइन करो कि डिफरेंस क्या होता है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल में। तो सिंपल सा डिफरेंस होता है कि जब नॉन कन्वेंशनल की बात करते हैं तो ये हमारे पास थोड़ा सा ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास डिस्कवरीज और ये सब चल रही थी तो साइंटिस्ट ने मतलब एज्यूम कर लिया कि करंट नेगेटिव से फ्लो करेगा पॉजिटिव की तरफ।
लेकिन फिर जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कस किया, एटम के स्ट्रक्चर में ये देखा कि प्रोटॉन तो आपके पास न्यूक्लियस में होता है, उसने न्यूक्लियस आपके पास होल्ड करके रखा हुआ है न्यूट्रॉन के साथ, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल होता है हाई, अभी आगे जब पोटेंशियल की भी बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हाई और लो पोटेंशियल का मतलब क्या है। तो हाई पोटेंशियल जो होगा, यानी हाई वोल्टेज की वैल्यू जो होगी, या हाई आपके पास जो इंटेंसिटी होगी, वो प्रोटॉन की होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी। तो फिर आपके पास जो है वो इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर लिया, और इस कॉन्सेप्ट को चेंज करने के बाद जो अब हम यूज करते हैं डायरेक्शन, वो वाला जो है वो कॉन्सेप्ट फाइनलाइज किया कि करंट आपके पास फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो वो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो था उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको अब नॉन कन्वेंशनल में रखा है। मतलब अगर आपके पास अभी डायग्राम्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता दूंगा कि लेट सपोज अगर किसी डायग्राम में वो आपसे डायरेक्शन पूछ ले कि कन्वेंशनल कौन सी है, नॉन कन्वेंशनल, तो डायग्राम में कैसे पता चलेगा। तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो हम करंट यूज करेंगे हमारे पूरे इस चैप्टर्स में, और वो आपके पास सारा जो है वो कन्वेंशनल होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करवाएंगे। खैर ये भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग इसकी पुरानी भी रखी हुई है। और नॉन कन्वेंशनल को एक नाम और देते हैं, अब क्योंकि नेगेटिव की साइड से, तो आप इसको इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहते हो। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो के नाम से भी आप इसे लिख सकते हो, डिपेंड करता है कि वो आपसे किस रिस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट जाएंगे, थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके रख के चलेंगे, इतना टिपिकल है नहीं स्टार्टिंग। उसके बाद जो आपके पास टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है कि आपने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस बताना है, इन दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, देखने में आपके पास इनका यूनिट भी सेम है और इनका सिंबल भी सेम है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट फिर भी डिफरेंट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस और अगर ईएमएफ की बात करें, तो लेट सपोज इसके लिए अगर हम एक सर्किट कंसिडर करते हैं पहले, तो लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है, और उस सर्किट के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया है। अच्छा, अब सिंबल्स आपको थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे कि जब भी आपके पास इस तरह से सिंबल बना हो तो ये बैटरी का होगा। इसमें जो आपके पास ज्यादा लेंथ की लाइन है वो पॉजिटिव को शो करती है, और स्मॉल लेंथ की लाइन नेगेटिव को शो करती है हमेशा। तो इसका मतलब ये कि अब आप इसमें करंट की डायरेक्शन अगर वो आपसे कहेंगे, तो आप करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से ड्रॉ करोगे, यानी करंट यहाँ से फ्लो करेगा सर पूरे सर्किट सर में। अगर ये बैटरी का है सिंबल, तो सेल का सिंबल कैसा होता है? सेल, बैटरी, या आपके पास कोई भी सोर्स हो तो उसका सिंबल ऐसे ही बनेगा। जब हम एसी और लेकिन डीसी पढ़ेंगे। सेल, हम्म। सर सेल में दो लाइंस होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बैटरी में जो है ना वो चार आती हाँ, हैं। उसका इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसमें स्पेसिफिक डायग्राम को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आपको ये पता हो कि आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, वो आपसे सेल बैटरी के लिए ड्रॉ करने को नहीं कहेगा, उसका कोई इतना इश्यू नहीं होता। ठीक है। तो आपके पास जो डिफरेंस आपको याद रखना होगा वो ये याद रखना होगा कि एसी और डीसी का जब आप सोर्स बनाते हो तो उसमें क्या डिफरेंस होगा। ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास उसका डिफरेंस लिखना, क्योंकि सर्किट में अगर कहीं एसी लगाओ तो हमें पता होना चाहिए कि एसी लगा है या डीसी। तो उसके डिफरेंस हमारे पास इम्पोर्टेंट होंगे। डीसी की अगर अभी हम बात कर रहे हैं डीसी करंट की, अभी डीसी करंट भी आएगा इसमें, तो वो भी देखेंगे कि डीसी का मतलब क्या है। तो वहां पर ये सारी चीजें और आपके पास डिस्कस हो जाएंगी। और लेट सपोज इसमें आपने जो है वो एक लैम्प कनेक्ट किया यहाँ पर, और लैंप कनेक्ट करने के बाद, अच्छा, अब जब करंट इसमें से फ्लो करेगा, लेट सपोज हम यहाँ पर जो बैटरी सेल यूज कर रहे हैं, जो भी सोर्स है हमारे पास, उसका हमारे पास वोल्टेज है, हम 3 वोल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लैंप कनेक्ट किया है, लैंप की जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो है अराउंड 1.5। तो 3 वोल्ट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट है 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो 3 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, तो 1.5 आपके पास कंज्यूम हो जाएगा लैंप के पास, और बाकी जो है वो आगे कंटिन्यू फ्लो करता रहेगा। अगर हम इसमें कोई और कंपोनेंट भी लगा दें, हम एक और लैंप भी लगा सकते हैं इसमें,
लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब इसमें ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का पता कैसे चलेगा। तो जब आप ईएमएफ की बात करते हो तो ईएमएफ आपके पास स्पेसिफिक लिंक होता है बैटरी की साइड पर, यानी सोर्स के साथ। तो ईएमएफ का लिंक होता है सोर्स के साथ। अब क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा है, लेट सपोज अगर आप यहाँ पर सेल यूज कर रहे हो, ड्राई सेल आप यूज कर रहे हो, तो ड्राई सेल में आपके पास कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होगी। अगर हम नॉर्मली ड्राई सेल यूज करते हैं, अच्छा खैर आपके पास यहाँ पर फिर केमिकल, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा ईएमएफ और इसके कॉन्सेप्ट में बस थोड़ा सा यही डिफरेंट होता है कि आपके पास जब हम बात कर रहे हैं ईएमएफ की, तो सबसे पहले ईएमएफ की कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो ये बताओगे कि जब आप कन्वर्ट कर रहे हो एनर्जी को, तो आपने ड्राई सेल यूज किया, ड्राई सेल में आपने 3 वोल्ट जो जनरेट किया है बेसिकली, तो इसका मतलब ये है कि उसको जनरेट करने के लिए आपने कितनी अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये जो आपके पास एनर्जी का कन्वर्जन होता है ना, जो सिर्फ आपके पास सोर्स के लिंक है, इसमें हमारे पास लैंप कितने लगे हुए हैं, सर्किट में कुछ लगा है नहीं लगा। ईएमएफ का लिंक जो है ना, वो आपके पास सर्किट में जो कंपोनेंट्स है उसके साथ नहीं होता। कोई कंपोनेंट आप यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसका कोई लिंक नहीं है। ईएमएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना होता है कि आपके पास जो सोर्स लगा हुआ है वो कितनी एनर्जी आपको कन्वर्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो आप ईएमएफ की बात कर रहे हो, तो ईएमएफ को आप एक्सप्लेन इस तरह से करोगे क्योंकि जब आप एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हो तो हम उसको कन्वर्जन को इस तरह से कंसीडर करते हैं कि हम एक यूनिट चार्ज की बात करें, मतलब एक चार्ज पे कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी उसको केमिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, तो एक चार्ज पे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब चार्ज को पुश करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर क्वांटिटी जनरेट होगी। चार्ज को पुश करने पे ही आपके पास केमिकल, और जो पुश कर रहे हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि वर्क डन अगर आपने पढ़ा हो खैर 9 में आपके पास नहीं था इंक्लूड, वरना वर्क डन का कॉन्सेप्ट ही होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स उसको मिल कहाँ से लिए, वो एनर्जी से मिल रही है, क्योंकि केमिकल एनर्जी उसे पुश कर रही होगी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए। तो वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज। अच्छा इसकी डेफिनेशंस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन वो लिख रहा हूँ ताकि आपको इन दोनों का एक बार डिफरेंस पता चल जाए। फिर आप कोई भी डेफिनेशन याद करोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में होगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड, कि वर्क डन करने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आप वो भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीपल आपके पास कॉन्सेप्ट है। तो ये तो हमारे पास हो गया ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, और इसको आप एक स्टेटमेंट इसके साथ और लिख लो तो ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इट इज द वोल्टेज तो ये आपको सिर्फ सोर्स का वोल्टेज बताएगा, यानी जो भी बैटरी पावर सप्लाई ड्राई सेल आपने यूज किया है ये सिर्फ उसको बताएगा, इसका और कोई सर्किट से लिंक नहीं है, सर्किट में कितने कंपोनेंट है क्या कुछ कनेक्ट है वो इसका काम नहीं है बताना। और इस फर्दर आप इसका अगर एसआई यूनिट देखो, सिंबल देखो, तो इन दोनों के सिंबल और एसआई यूनिट सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सिंबल आप इसका वी यूज करोगे, और एसआई यूनिट भी आपको पता होगा कि वोल्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अब यहाँ पर जो हम लैंप की बात कर रहे थे, तो जब आपके पास ये जो 3 वोल्ट है,
3 वोल्ट में से इसने इस टर्मिनल पर आकर कंज्यूम कर लिया, ठीक है, और 1.5 वोल्ट जो है वो इसने कंज्यूम कर लिए। और 1.5 कंज्यूम करने का मतलब ये हुआ कि बाकी जो 1.5 है वो आपके पास फॉरवर्ड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो 1.5 वोल्ट था, ये 1.5 आपके पास फॉरवर्ड कंटिन्यू होगा और लैम्प 1.5 कंज्यूम कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइनल आपके पास चेंज आएगा वो आप 3 - 1.5 करके निकालोगे। ये जो फाइनल आपको वैल्यू मिल रही है ना, ये वैल्यू आपके पास बेसिकली है पोटेंशियल डिफरेंस की। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये बताएगा कि जब आप वर्क डन कर रहे होगे चार्ज पे, और उस चार्ज को आप किसी कंपोनेंट के थ्रू पास कर रहे होगे, ठीक है, या किसी दो टर्मिनल के बीच में से पास कर रहे होगे, जिस तरह से यहाँ लैम्प के हमने दो टर्मिनल्स बना दिए, एक हम इस टर्मिनल की बात कर रहे हैं और एक इस टर्मिनल की। कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल के बीच में एनर्जी कंज्यूम होनी है, और वो जितनी भी एनर्जी आपके पास, जितना भी वोल्ट कंज्यूम हुआ है, वो आपने माइनस कर दिया अपने ईएमएफ में से, जो कि आपके पास 3 वोल्ट था, उसमें से माइनस किया 1.5। तो अब ये जो रिमेनिंग 1.5 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब एंटर किया था ईएमएफ वो 3 था, और जब आप वहां से अब कंपोनेंट से बाहर आए हो तो आपके पास सिर्फ 1.5 रह गया। तो ये जो डिफरेंस होता है हाई और लो पोटेंशियल का, इसको हम इसलिए वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कि आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी और जो लोएस्ट वैल्यू थी, उनका डिफरेंस आप फाइंड आउट करते हो, और वो डिफरेंस कहलाता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको जब आप डेफिनेशन में लिखोगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास वर्क डन का ही कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज तो यहाँ भी मूव कर रहा है, पहले भी कर रहा था। तो वर्क डन यहाँ पर भी होगा आपके पास, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज to move a charge between two terminals of a component। ठीक है। तो आप किसी भी कंपोनेंट की अगर बात कर रहे हो, तो उस कंपोनेंट के अगर आप दोनों टर्मिनल्स में से डिफरेंस निकाल लो, जिस तरह अभी हमने देखा कि इनिशियल आपके पास 3 था, फाइनल 1.5, तो इस चीज को आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस। यानी ये वोल्ट आपके पास होगा, इसके लिए हम ये लिखते हैं कि इट इज द वोल्टेज। अब ये देखो, इसके लिए भी वोल्टेज का वर्ड ही लिखा जा रहा है, क्योंकि जब हम जर्नल डेली लाइफ में वर्ड यूज करते हैं, वोल्टेज कर रहे होते हैं, वहाँ पे ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस को स्पेसिफिक नहीं करते, क्योंकि वहाँ उस वक्त हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता। तो ये आपके पास जो वोल्टेज होगा अक्रॉस दी कंपोनेंट, अक्रॉस दी कंपोनेंट इन द सर्किट। तो जो सर्किट में आप कंपोनेंट फाइंड यूज कर रहे हो, उसके अक्रॉस जो भी आपके पास डिफरेंस आ रहा है वैल्यू का, वोल्टेज का, उसको आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका भी सिंबल और वो लिखोगे, वो भी आपके पास सेम आएगा, इसका भी सिंबल वी होगा, और इसका ऐसा यूनिट भी आपके पास वोल्ट ही होगा, वी। तो यहाँ पर आपके पास एसआई यूनिट और ये सब सेम है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट का डिफरेंस था। वो कॉन्सेप्ट का डिफरेंस हमने यहाँ पर देख लिया कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आपके पास क्या डिफरेंस होगा। और उसके बाद जब आप इसे कंटिन्यू करोगे, तो इन कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करने के बाद जब आप इन्हें कंबाइन करोगे, ठीक है,
तो कंबाइन होने के बाद जब चार्ज मूव कर रहा होगा आपके पास किसी भी कंडक्टर से, तो कंडक्टर से चार्ज मूव करने के साथ साथ उसमें जिस तरह हम डायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं कि आपके पास फ्रिक्शन की क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस लाजमी होगी, कोई ना कोई ऐसी रेजिस्टिव फोर्स होगी जिसकी वजह से आपके पास चार्ज का फ्लो डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पर जो हम थर्ड क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि दो तो करंट और वोल्टेज तो पहले ही आ चुका है, तो अब जो आपके पास थर्ड कॉन्सेप्ट है वो थर्ड कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस का। अच्छा, रेजिस्टेंस में आप दो तरह से रेजिस्टेंस को लिख सकते हो, एक इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है और एक इसकी डेफिनेशन है। मतलब अगर हम साइंटिफिक लिखें तो हमें साइंटिफिक टर्म्स में डिफाइन करना होगा, जर्नल डिफाइन नहीं करना होगा। और अगर कॉन्सेप्चुअली आप बताना चाह रहे हो तो वो एक अलग है। तो पहले अगर हम इसको साइंटिफिक डिफाइन करें तो साइंटिफिक आप इसे ऐसे डिफाइन करते हो, इट इज द रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इन दोनों क्वांटिटीज का जो रेशियो होगा उसे आप लिखते हो रेजिस्टेंस, यानी R इज इक्वल्स टू V ओवर I। ठीक है, तो R इज इक्वल्स टू V ओवर I जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस का मतलब साइंटिफिक एक डेफिनेशन हो गई। और अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखो तो कॉन्सेप्चुअली आप इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब आपके पास चार्जेस मूव करते हैं, तो अगर हम एक कंडक्टर की एग्जांपल लें, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर एक कंडक्टर है आपके पास, लेट्स सपोज एक बार टाइप, और उसकी राइट हैंड साइड पर जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमें पता है करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। अब आपके पास इस कंडक्टर के अंदर कुछ अपने एटम्स भी होंगे, जिस मटेरियल से बना है उसके अपने एटम्स भी होंगे। ठीक है, रैंडमली अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो अभी हमने ड्रॉ किए, ये हमने ड्रॉ कर दिए एटम्स जो कि आपके पास इस मटेरियल के हैं। और फिर जब आप करंट फ्लो करवा रहे हो तो कुछ आपके पास जो चार्ज होगा, चार्ज मूव कर रहा होगा, और चार्ज ने मूव करना पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब वो भी आपके पास किसी भी डायरेक्शन से फ्लो कर रहा हो, हम सिर्फ जर्नली डिस्कस कर रहे हैं अभी, डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये चार्जेस मूव कर रहे हैं। अब जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो चार्जेस मूव करने में होगा ये आपके पास कि ये एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, ये एक दूसरे से ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे बिल्कुल स्ट्रेट पास नहीं हो सकते, क्योंकि जब आप कंडक्टर से फ्लो करवाओगे तो कंडक्टर में अपने भी एटम्स हैं, क्योंकि कंडक्टर आपके पास सॉलिड मटेरियल से बना है तो उसमें इतना स्पेस भी ओपन नहीं होता कि आप बहुत इजीली फ्लो करवा दो चार्जेस को, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास चार्जेस पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करेंगे तो वो एटम के साथ ओवरलैप करेंगे, कोलाइड करेंगे, स्लाइड करेंगे, उसको स्कैटर होते हुए जाएंगे। तो इन सब कॉन्सेप्ट की वजह से आपके पास होगा ये कि यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगी। जिस तरह हम नॉर्मल रेजिस्टेंस पढ़ते हैं कि जब आप कार की एग्जांपल लेते हैं तो कार की रेजिस्टेंस टायर के साथ होती है और रोड के साथ, इसी तरह से जब यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सरफेस पे से स्लाइड करते हुए जाएंगे तो वहां पर भी फ्रिक्शन होगी, और उस फ्रिक्शन की वजह से आपके पास रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो जब आप इसको जर्नली डिफाइन करते हो तो जर्नली कॉन्सेप्ट में आप इसको इस तरह से डिफाइन करते हो कि ये आपके पास बेसिकली एक तरह की हिंड्रेंस होती है जो बेसिकली आपके फ्लो को स्लो डाउन कर रही है। hindrance in the path of charges moving from one point to another। तो आप किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात कर लो, तो जब आप चार्ज को फ्लो कर रहे होगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करने में जो वहाँ पे आपके पास हिंड्रेंस आएगी, वो हिंड्रेंस आपको ये डिफाइन करती है कि रेजिस्टेंस की क्वांटिटी है वो।
और आप इसके एसआई यूनिट और सिंबल की अगर बात करो तो जो सिंबल होगा यहाँ पर, सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से, और जो एसआई यूनिट होगा, अच्छा एसआई यूनिट इसका बिल्कुल डिफरेंट है, वो आपके पास बाकी यूनिट्स वगैरह सबसे अलग है। तो उसके लिए आप यूज करते हो नेम ओम्स का, और उसका जो सिंबल होता है वो ओमेगा का सिंबल होता है, जो आपने नॉर्मली ओमेगा पेंट्स पे भी देखा होगा सिंबल। तो ओमेगा का सिंबल यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका ऐसा यूनिट होगा ओम्स, और ये आपके पास जो है वो सिंबल इस तरह से ओमेगा का सिंबल होगा, और जो रेजिस्टर का अपना सिंबल है वो कैपिटल आर रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे। अच्छा इसके बाद अब ये जो तीन क्वांटिटीज आपके पास कंबाइन हो गई, आर वी और आई, और इसका आपने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया हुआ है ओम्स लॉ का। तो अब आप इन तीनों को अगर कंबाइन करते हो तो आपके पास एक लॉ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और वो लॉ इस तरह से होगा, क्योंकि ये बेसिक बेसिक आपने आइडिया होगा इसलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं यहाँ पर। अच्छा ओम्स लॉ में आपको बेसिक आइडिया तो होगा कि इसमें वोल्टेज को आपने प्रूव किया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। और इसमें एक कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास जो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस को आपने कांस्टेंट रखना है। तो आप इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हो कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके एग्जाम में क्वेश्चन भी इस तरह से आते हैं कि आप नेसेसरी कंडीशन लिखो ओम्स लॉ के लिए। तो वो कंडीशन इसकी अपनी स्टेटमेंट में ही आपको मिलती है। अभी पूरी स्टेटमेंट लिख लो, उसके बाद चेक करते हैं। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ द फिजिकल कंडीशन, if the physical condition and the temperature and the temperature of the conductor remains constant। तो ये टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि वो हम इनडायरेक्टली या इन शॉर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, लेकिन टेम्परेचर और ये सब फैक्टर इसलिए लिख दिए ताकि आपके पास जब वो आपको कंडीशन पूछे कि क्या आपके पास जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या लिमिटेशंस होती हैं, और क्या आपके पास नेसेसरी कंडीशंस होंगी, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है वो आपके पास ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के सिर्फ इस कंडीशन में, अगर आप आर को कांस्टेंट रखते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करोगे तो वी इज इक्वल्स टू आई आर बनेगा आपके पास। और इसकी जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपके पास कभी कभार आ जाती है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करते हुए ड्रॉ की होगी डायरेक्टली। और इसमें इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप जब एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है। तो आप वी को रखोगे एक्स एक्सिस पे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, और आई जो है वो उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसे हम रखेंगे वाई एक्सिस पर। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है जब तक आपके पास वो डायरेक्टली चल रहा है। तो अगर इसमें कुछ चेंज आ जाए तो वो एक अलग बात है, फिर हमारे पास उसके लिए दूसरी एग्जांपल्स भी हैं। लेकिन अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो वो आपके पास आई ओवर वी का ग्राफ बनेगा।
और इसमें एक चीज और कि अगर वो आपसे ये पूछ ले कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पास ग्रेडियंट किसका बताएगा, तो ग्रेडियंट में आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी। अच्छा देखो, ये जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट होता है ना, और ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हो, तो जो मैथ्स कर रहा होगा तो मैथ्स वालों को आइडिया होगा कि आप जब ग्रेडियंट निकालते हो, अगर ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट कहीं पर आया हो आपके पास, तो बेसिकली ग्रेडियंट के लिए एक इक्वेशन यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो इसमें m लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली m आपके पास जो है वो स्लोप या ग्रेडियंट के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं v इज इक्वल्स टू आई आर, तो इसको भी हमने y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करेंगे, तो बेसिकली इसमें आपके पास जो है वो ग्रेडियंट जो बनेगा वो बनेगा रेजिस्टर, यानी जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं वो फैक्टर आपके पास जो है वो उसका ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, क्योंकि v और i तो आपने मेंशन कर दिए, और ग्रेडियंट की जो क्वांटिटी होगी वो आपके पास इक्वल होगी रेजिस्टेंस की क्वांटिटी के, और जिसमें से आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो बेसिकली रेजिस्टेंस की होगी। और उसमें आपने ग्राफ भी ड्रॉ किया होगा, आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो रेजिस्टेंस की। तो वो आपके पास ओम्स लॉ की एप्लीकेशन हो जाएगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। और फर्दर इसमें क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है कि आपने इसकी स्टेटमेंट लिखने को पूछ लिया, उन्होंने आपसे जो है वो इसकी कंडीशंस पूछ ली, तो कंडीशन में आप बता सकते हो कि फिजिकल कंडीशन उसकी सेम रहे, मतलब वायर को आपने कहीं से ब्रेक नहीं करना, कहीं से आपने उसको कट नहीं करना, या इस तरह की सारी जो प्रिकॉशंस हैं, कुछ ऐसा नहीं करना कि मतलब करंट फ्लो हो रहा है, आपने उसके साथ लाइटर रख दिया, एक बर्नर रख दिया, अब वो कंटिन्यूसली जो है वो वायर मेल्ट होना शुरू हो रही है, क्योंकि उसकी थिकनेस कम हो रही है, क्योंकि हीट अप कर दिया आपने उसे, तो इसका मतलब है आपने उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल कंडीशन चेंज हो रही है। तो इस कंडीशन में वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा इलेक्ट्रिक करंट के। तो ये सारी चीजें इसलिए बताई हैं। नॉर्मली अब जिस तरह से आपके पास आजकल नॉर्मली दिन के टाइम जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टेम्परेचर बहुत इंक्रीज करो, तो उस वक्त जो वायर्स में करंट फ्लो कर रहा होगा तो वो इतना हाई नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है हमारे पास, तो करंट की वैल्यू थोड़ी बहुत डिक्रीज हो जाती है। तो गर्मियों में जो शॉर्ट सर्किट और ये सारे प्रॉब्लम होते हैं वो इसी रीजन की वजह से होते हैं, क्योंकि वायर्स में रेजिस्टेंस अक्सर बहुत हाई हो जाती है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाती वायर्स, जिसकी वजह से वो आपके पास फिर सर्किट वायर जो है वो आपके पास वहाँ पे बर्न हो जाती है। शॉर्ट सर्किट वाले जो प्रॉब्लम्स है वो नॉर्मली टेम्परेचर की वजह से भी होते हैं। और इसके बाद जब वो आपसे लिमिटेशंस पूछता है इसकी, कि आप इसको कहाँ तक लिमिटेड कर सकते हो, या किन चीजों पर जो है वो आप ये अप्लाई कर सकते हो, तो आप इसे अप्लाई उन चीजों पे कर सकते हो या उन कंडक्टर्स पे कर सकते हो जो आपके पास ओमिक होंगे, ओनली एप्लीकेबल ऑन दी ओमिक कंडक्टर। और ओमिक कंडक्टर का मतलब ये कंडक्टर तो जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो आपके पास ओमिक कंडक्टर होता है, और ये सिर्फ आपके पास लॉ जो है वो ओमिक कंडक्टर पे अप्लाई होता है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। मतलब अगर वो आपसे पूछे कि रेजिस्टर को अगर हम चेंज कर दें, लेट सपोज जो जिस पर ये अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें आपके पास कंपोनेंट आते हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उन पे क्यों नहीं होता, उसका ग्राफ आता है बेसिकली, नॉट एप्लीकेबल ऑन थर्मिस्टर।
एंड फिलामेंट। तो इन चीजों पे ये एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि इसमें आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती, तो रेजिस्टेंस को कांस्टेंट सेम रखना जरूरी है, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट किया, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस देखा और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा प्लस ओम्स लॉ। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके पास ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ।